आज हम बात करने आप पहुंचे हैं आयरन मैन कहलाने वाले झारखंड के अमरजीत सिंह सलूजा से। इनको आयरन मैन क्यों कहते हैं, जब मजबूती की बात करते हैं, इनका सफ़र जानने के लिए हम गिरिडीह में बैठे हैं। आज हम आपका तारुफ कराना चाहूँगा अमरजीत सिंह जी से। सलूजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गेम चेंजर विद एमजे में। जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल हो चुका है गेम चेंजर विद एमजे में। जो हमारे दर्शक बैठ रहे हैं लाइव, आपको और हमें देख रहे हैं, ये स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे कि आयरन मैन ऑफ झारखंड का नाम आपको किसने दिया और ये कैसे पड़ा। आपकी जर्नी पे थोड़ा प्रकाश डालिए। मुझे आज बहुत खुशी है कि आप दिल्ली से चल के आज गिरिडीह आज इस काम के लिए आप आए हैं। और भी लोगों से आपने इंटरव्यू लिया होगा, लेकिन ये बहुत छोटी जगह है और मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मेरे से बड़े बड़े प्लेयर बाज़ार के अंदर में हैं, लेकिन जितने दिन भी हम लोगों ने अपना काम किया वो बहुत ऑनेस्टी से और हिसाब से काम किया, ताकि लोगों को जो है सो किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, और ईमानदारी पूर्वक काम किया। मेरा ख्याल है ये उसी का आज नतीजा है जो इस जगह पर आज हम लोग पहुँचे हैं। यही सब बातें हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गिरिडीह जो आज आपने अभी कहा कि लोहे का स्टील हब बनते जा रहा है जिस तरह से, तो इसके अंदर में भी लोहे की शुरुआत बेशक 1984 में रोलिंग मिल की शुरुआत मैंने की थी। हालांकि ये लोहे की मेरी किलों की जो फैक्ट्री होती थी ये 1974 में फादर के साथ में मिल के हम लोगों ने की थी। फादर ने हमारे लगाई थी। 50 साल हो गया? 50 साल हो गए मेरे को, और मैं उनका असिस्टेंट ही था। मैं ईमानदारी से अगर सोचूं कि 50 साल पहले मुझे क्या पता था, लेकिन फिर उसके उपरांत जो मैं उनके साथ में काम करते करते 1984 में मैं फुल फ्लेज में रोलिंग मिल मेरे द्वारा ज़रूर लगाई गई। फादर भी साथ में मदद की, मेरा छोटा भाई भी साथ में हमारी हेल्प किया। सब ने मिल के हम लोगों ने एक रोलिंग मिल लगाई थी। वो 10 टन रोज़ माल बनाते थे और उसमें हम लोग बहुत खुश रहे। और हम लोगों की जर्नी अपने हिसाब से उसी चलती ही रही। और 1984 में जब इंदिरा गांधी का अचानक मुझे देहांत हो गया, तो उसके अंदर में हमारे गिरिडीह के अंदर में लूटपाट भी बहुत हुई थी। उसके अंदर में रोलिंग मिल हमारी लूट के अंदर में 1 नवंबर को लुटा गई थी। फिर हमारी रोलिंग मिल बंद हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद में दंगा पीड़ित लोन हम लोगों को मिला, और दंगा पीड़ित लोन मिलने के बाद में फिर हमने लुधियाने में ज़मीन भी खरीदी थी एक बार में। लेकिन उसके बाद जो है कुछ समय के बाद में जब स्थिति नॉर्मल हो गई और 20, 25, 30 दिन के बाद में जब मिल फिर से मैंने स्टार्ट कर ली, फिर से उसको ये करके, तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने लुधियाने का ख्वाब छोड़ दिया। और हम लोगों ने सोचा जहाँ पर हैं वहीं पर ठीक है, आराम से अपना कमा खा रहे हैं और बहुत अच्छे से। आपने अपने फादर साहब के बारे में बात करी। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप उनके असिस्टेंट थे। ये एक नई अच्छी टर्मिनोलॉजी आपने बताई हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि आपका पहला टीचर आपका फादर ही होता है। आप जो भी सीखते हैं अपने फादर साहब से सीखते हैं। तो एक मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, हालांकि आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है, उस पहलू को भी टच करने की मैं कोशिश करूँगा कि आप अपने फादर साहब के साथ चेतक के स्कूटर बैठ के किले बेचने भी जाते थे। आपको कुछ वाकया याद है उन दिनों का, जब आप वो स्ट्रगल के दिनों को जब देखते हैं अपने फादर से, आपने जो इंस्पिरेशन ली, जो आपने कहा, तो वो क्या जहन में, अगर आपको मैं पीछे ले जाने की कोशिश करूँ तो? देखिए, शुरुआत में तो जब कोई भी पौधा लगता है तो मैं बराबर सबको बोलता हूँ कि वो इतना कमज़ोर रहता है कि उसको एक बच्चा भी उसको उखाड़ के फेंक सकता है। लेकिन कालांतर में जब आप लगातार उसके पीछे में जब उसकी सेवा करते रहते हैं, जब आप उसको बचाते रहते हैं, तो वो एक दिन वो वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। फिर वो बड़ा हाथी भी उसको नहीं हिला पाता है। जी। तो निश्चित है छोटे पैमाने में काम शुरू किया गया था। 2 बोरे किले बनाते थे, यानी 100 केजी रोज, उसमें 50 किलो का बैग होता था, 100 किलो बनाते थे। तो स्कूटर पर सिर्फ हम लोग तगादा वगैरह के लिए जाते थे, कलेक्शन के लिए जाते थे। तो स्कूटर के अंदर में सामान तो ढो के नहीं ले जा सकते, और वो नहीं जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो स्कूटर के सामने में वो एक पैर रखने की जो जगह होती थी, तो जैसे यहाँ से हम लोगों के बगल में बेरमो पड़ता है या कहीं कलेक्शन में जा रहे हैं संडे के दिन में, तो हम लोग 25-50 किलो साथ में ऊपर में रख लेते थे कि चलो जब जा ही रहे हैं तो कर क्या थे? तो कम से कम 3 रुपया, उस 3 रुपये बोरी का माल जो किराया है, तो एक तो 3 रुपया वो बच जाएगा। सस्ता समय था, पर एक जाना है, कौन सा खुद को लोड करके ले जाना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता में आप सबसे ज़्यादा क्लोज किससे रहे? क्योंकि मुझे आज भी बताया जाता है कि आज सुबह की चाय आज भी आप अपनी माता जी के साथ जरूर लेते हैं। बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा क्लोज किसके साथ रहे? नहीं, देखिए, मैं अपने माँ बाबू जी की इज्जत तो देखिए सबसे पहला
गुरु तो बोलते हैं कि माँ बाप ही रहते हैं, मैं तो ज़्यादा फादर के साथ में रहा, क्योंकि मैं व्यापार कम उम्र में आ गया ना पढ़ाई के बाद में, तो वो 17.5 साल 17.5 साल 18 साल मेरी उम्र थी, तो वो मैं फादर के साथ ही शुरू से लगा रहा, और जितना भी काम किया वो छाती से लग के, और उन्होंने मुझे छाती से लग के सिखाया भी काम को, और अपना काम करने में किसी तरह की कोई शर्म नहीं है, ये उन लोगों ने मेरे को सिखाया था। क्योंकि मैं एक बार, छोटा नहीं, हाँ कोई काम छोटा नहीं, मैं झाड़ू देने की जब बात आई ऑफिस में या कोई बात आई तो बोले तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो, दूसरा तुम्हारे लिए करेगा, वो ठीक है। ये सबसे बड़ी लर्निंग है आप जो बता रहे हो हमारे दर्शकों को भी, कि कोई भी काम छोटा नहीं है अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, खासकर जब अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्योंकि जो हमारा शो है इसका उद्देश्य ये है कि हम बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर को भी इसके थ्रू इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपके जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके आते हैं। बट मैं जब आप रिसर्च कर रहा था, आपके मित्र हैं हरीश सिंघानिया जी, उनसे रिसर्च के दौरान बात हुई हमारी टीम की, तो उन्होंने बताया आपको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक था, आप बहुत जॉली नेचर के थे। तो आपके दोस्तों से हमने बात करने की कोशिश करी और कुछ एक आध दो आपके बारे में पहलू जानने की कोशिश करी, जो मुझे बताया गया 1984 या 85 के दौरान आपकी फैक्ट्री किसी कारणवश बंद हुई, कुछ मैकेनिकल पार्ट्स जो ख़राब हुए, तो आपको उस लोकल मैकेनिक ने बताया कि इसको ठीक करने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो आप अपना स्कूटर लेके कलकत्ता चले गए वो पार्ट लाने के लिए, और रात में 9 बजे तक आ भी गए। तो क्या ये जुनून था उस समय कि कलकत्ता स्कूटर में चले जाना, क्या थॉट आया उस समय आपके? देखिए सब समय समय की बात है, और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, कि मुझे लगता था कि आदमी का जो समय है ना अपने जीवन के अंदर में, उसको जितना आप जल्दी मैंने बर्बाद ना करते हुए जितना उस समय का उपयोग कर लेंगे वहीं आपकी कमाई है। आज प्लांट जब आप लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, छोटी फैक्ट्री भी लगाते हैं, तो उसके कुछ फिक्स खर्चे होते हैं। तो मैं हमेशा अपनी फैक्ट्री को ये जोड़ के देखता रहा कि इसका फिक्स कॉस्ट मेरी पर डे की कितनी है। जैसे मान लिया जाए कि किसी की फैक्ट्री की 1 लाख रुपये रोज़ की फ़िक्स कॉस्ट है, तो मैं 10,000 का सामान जिसकी इसकी कीमत 10,000 होनी चाहिए, 20,000 होनी चाहिए, तो अगर मेरे को 1 दिन पहले डिलीवरी मिल जाती है, अगर मान लिया जाए कि मेरे को 2 दिन में मिलने वाली है, और मेरे को अगर 1 दिन में देता है, तो मेरे से वो 10,000 की जगह में वो 25,000 भी मांगता है, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 1 लाख रुपये ये कॉस्ट और मेरी कल बढ़ जाएगी। ये 10,000 में लेने के चक्कर में ये मेरी 1,10,000 की पड़ेगी, और आज ये मेरे को 25,000 में मिल रहा है। इसलिए स्कूटर से आप चल पड़े? इसलिए मैं स्कूटर लेके चल पड़ा, और स्कूटर से सामान ला करके रात को। उस समय तो रोड भी इतने अच्छे नहीं होते थे जब आप गए होंगे, आप अगर याद करें। हाँ ठीक है, सड़कें तो आज बहुत अच्छी हो गई। मैं ये जानना चाहूँगा सलोजा जी आपसे कि आपका बिजनेस आपने स्टेब्लिश कर लिया, मोंगिया स्टील आपने स्थापित किया, फिर 2002 में ऐसा क्या हुआ कि आप गुवाहाटी जाना पड़ा आपको, वो उसके बारे में? 2001 में चला गया था, 2001 फरवरी में। जी जी जी। नहीं, असल में उस समय लोहे में मंदी बहुत ज़्यादा आ गई थी, और मेरे कुछ बिजनेसमैन जो लोहे में हैं, वो मेरे मित्र लोगों ने मेरे को सलाह दी कि हम लोगों को गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टैक्स की बहुत छूट है, वो स्पेशल उसको मिला हुआ है दर्जा, तो उसके अंदर में जिसके लिए अभी भी नीतीश कुमार लगे हुए हैं बिहार को दिलाने के लिए, है ना, स्पेशल स्टेटस के लिए, तो वो उस समय से उसको मिला हुआ है नॉर्थ ईस्ट को। तो वहाँ पर सेल टैक्स की छूट थी उस समय में, और इनकम टैक्स की भी छूट थी, आज भी होगी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती थी, मतलब जितना आज भी मिलती होगी। तो उस वहाँ के अंदर में सिर्फ मेरे को वो जो वहाँ जाने के बाद में मेरे को लगने लगा कि ना टैक्स लगेगा, ना एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ना इनकम टैक्स लगेगा, ये तो मेरे लिए इंडिया में है ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको वापस आना पड़ा वहाँ से? वो देखिए एक सर्कमस्टांसेस होते हैं, वैसे तो मैं वहाँ भी अच्छा ही था, लेकिन थोड़ी सी कुछ तो जब तक तो आदमी कमाता है ना, तब तक पार्टनरशिप का धंधा जब करता है ना, तो पार्टनरशिप के धंधे में कमाई होती है, तो पार्टनरों में प्रेम ज़्यादा बना हुआ रहता है। तो वहाँ बिजली की शॉर्टेज थी, क्योंकि जितनी स्पीड में वहाँ फैक्ट्रियाँ लगने लगी, तो पावर तो उनके पास में अवेलेबल नहीं थी। तो जैसे 4 की 8 हुई, तो 12-12 घंटे फैक्ट्रियाँ बंद चलने लग गई। उसके बाद में 8 से जब 16 हुई, तो उन्होंने 6-6 घंटे लाइन कर दी। तो पावर नहीं मिलने की वजह से, तो और कुछ पार्टनर के साथ में उतनी ऑनेस्टी से काम नहीं कर पाया जितनी मैं ऑनेस्टी से चाहता हूँ कि मेरा व्यापार चले, और मैं ऑनेस्टी पर विश्वास रखता हूँ। तो वो ऑनेस्टी नहीं होने की वजह से फिर मेरा मन थोड़ा टूटने लगा, और आपस में फिर वो अनबन होने लगे, क्योंकि लॉस में तो प्लांट जाने ही लग गया था। तो इतनी सब्सिडियाँ मिलने के बावजूद, टैक्स नहीं मिलने के बावजूद, मेरे को ऐसा लगने लगा कि ये इस आश्रय के अंदर में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आखिर वहाँ भी तो घर में जहाँ पर मैं था, लोग तो आखिर चला ही रहे हैं और जीते खाते हैं,
तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैं अपनी जगह पर चलता हूँ। और ये मेरा घर देखा हुआ था, हाँ अब लौट चले, तो फिर मैं चला आया वापस। तो आपको ऐसा नहीं लगा जब आप छोड़ के गए 2001 में, जब आपको 2014 में फिर से चालू करना पड़ा, मन में एक थॉट था कि ये मेरा बनाया हुआ है, फिर से आपको जीरो से चालू करना पड़ा? तो दिमाग में कभी एक थॉट आता होगा एज अ फादर कि मुझे फिर से जीरो से चालू करना पड़ा आगे जब 2014 में, तो आपके मन में कैसे थॉट कोई क्रॉस हुए कि ये मैंने ही बनाया था? नहीं, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा। मेरे दिमाग में ये बातें कभी नहीं आई कि मैंने जिसको जो चीज़ छोड़ दी ना वो मेरी रही नहीं, तो उसके बारे में मैंने कभी जीवन में सोचा ही जो नहीं। पीछे छोड़ दिया वो छोड़ दिया, खत्म। वो आज आप मेरे से, अगर आज मैं लोहे का भी काम करता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि आज जिस लोहे को तुमने बेचा, कल इसका रेट चाहे 10 रुपये किलो बढ़ा, 5 रुपये किलो बढ़ गया, ये चीज़ तो तुम्हारी है ही नहीं। आपके ब्रदर भी हैं गुणवंत जी, वो भी एक स्टील चलाते हैं मोंगिया इंडस्ट्री के नाम से, और आपका भी चलता सलूजा। तो ये कभी कंपटीशन हुआ दोनों ब्रदर्स के बीच में कि मेरा सलूजा स्टील है, उसका मोंगिया है, ऐसे दिमाग में कभी हुआ? या बिजनेस मार्केट में फेस किया होगा, आई एम श्योर होता है, क्योंकि एक ही तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं आप। देखिए, प्रोडक्ट तो क्योंकि शुरुआत मैंने लोहे से की थी, और क्योंकि रोलिंग मिल भी मेरे द्वारा ही, क्योंकि बड़ा होने के नाते मैंने ही स्टार्ट करनी थी नेचुरली, तो कंपटीशन तो देखिए होता है क्योंकि जब एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं like और एक ही जगह पर बिकते हैं तो थोड़ा कंपटीशन तो देखिए रहता ही है। लेकिन धीरे धीरे करके कालांतर में वो धीरे धीरे करके लोग फिर उसको बर्दाश्त भी करने लगते हैं और वो आदत भी बन जाती है। आपके रिलेशन कैसे हैं उनके साथ अभी? हैं? गुणवंत जी के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? हमारे रिलेशन सो हैं, अच्छे हैं, मतलब हाँ, कोई मुलाकातें होती हैं? मुलाकातें होती हैं, और अभी भी मैं कहीं पर जाने वाला हूँ, वहाँ फिर उनसे मुलाकात होगी मेरी। और उतना रिलेशन मैं बोला ना कि मैं सबसे ज़रूर बना के रखता हूँ कि कम से कम बिल्कुल रिलेशन में काटने के फेवर में किसी के साथ भी नहीं। हाँ, ये मैं शुरू से सिद्धांत बना के। वो पौधा भी आपके लगाया हुआ है? हैं? जैसे आपने कहा कि वो पौधा भी आपके लगाया हुआ है। ठीक है, उसने भी मेहनत की। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि सब मैंने किया, मेरे अंदर में नहीं है। जो करने वाला वो परमात्मा है, मेरे से करवाते रहा, मैं करता रहा, और सभी ने मेहनत की होगी मिलजुल के। किसी ने ज़्यादा की होगी, किसी ने कुछ कम की होगी, लेकिन सहयोग तो सबका रहता ही है, और मेहनत उसने भी की होगी और की है, तभी वो उस जगह पर पहुंचा है। और मैं भी अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में कर रहा हूँ, तो निश्चित आज उसका भी फल मुझे भी मिलता है। क्योंकि मैं जब रांची से आया हूँ एयरपोर्ट से लेके गिरिडीह तक, मुझे सिर्फ 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं, आपकी और गुणवंत जी की। तो ये 2 ब्रदर है जिन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा है, तो विच इज़ अ ग्रेट इन अ वे कि विद इन द फैमिली है। खैर, मैं अब आता हूँ आपके तीनों बेटों पे, क्योंकि मुझे तीनों बेटों के बारे में ये बताया गया कि आपकी कॉपी हैं हूबहू, काम करने के स्टाइल में, बात करने के स्टाइल में। ये जो ऑफलाइन भी मैं आपसे बात कर रहा था, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली मुझे जब मैं आपसे ऑफलाइन चर्चा कर रहा था, कि मैंने इनको एक ही चीज़ सिखाई है कि ऑनेस्टी से ही काम करना है। चाहे आपका वेंडर आ रहा हो, चाहे कोई भी, आपको जवाब ईमानदारी से देना है, क्योंकि वो भी वही अनाज खाता है जो तुम खाते हो। ये बहुत बढ़िया लाइन बोली, जो ये शायद आई थिंक मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है। मैं आपसे लेके जा रहा हूँ आज, मैं कहीं भी जाता हूँ कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिल जाती है, आपके जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठता हूँ तो तीनों बेटों को आपको एकदम कॉपी कहा जाता है। तरनजीत जी हैं, जो मनी भाई हैं, और साथ में जो आपके जोरावर जी हैं, ये तीनों का आपने अलग अलग, जोरावर एजुकेशन संभालते हैं, वो एजुकेशन में इंटरेस्ट है इसलिए एजुकेशन में है, और दोनों बेटे आपके स्टील में। तो ये कैसे आपने डिवाइड किया? ये खुद का चॉइस था उनका कि आपने बोला नहीं आप एजुकेशन में जाइए, आप स्टील में, ये कैसा आपने, ताकि समन्वय बैठा रहे? नहीं, ये 2 बेटे जो बड़े वाले हैं ये तो मेरे साथ में शुरू से हैं, तो ये तो मेरे साथ में लग के काम कर रहे हैं शुरू से। लेकिन वो छोटा वाला जो बेटा है वो थोड़ा लाडला होता है, वो आप सब घर की बात है ना, मैं घर में सबसे छोटा हूँ तो थोड़ा सा, तो थोड़ा वो काम को भी मेरे समझ से सबसे पहले काम बड़े लड़के ही लगते हैं जी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सब बच्चे आते हैं। नेचुरली छोटे हैं तो बाद में आएंगे भी। जी। तो थोड़ा छोटा लाडला होने की वजह से तो कुछ उसकी अपनी मनमानी भी रहती है, जो माननी पड़ती है, तो माननी पड़ती है उसकी बातें। सही बात है। तो वो मेरे को बोला कि मैं लोहे लाइन का काम नहीं करना चाहता, इसके अंदर में बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। तो वो बोला कि, मैंने कहा कि फिर जो तुम्हारे को काम पसंद हो, वो आज के दिन में सक्षम हो, तो तुम जो काम तुम्हारे मैंने तुम समझ सकते हो, कर सकते हो, तो उसमें तुम चलो। बोला मैं एजुकेशन लाइन के अंदर में जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वो लाइन भी बहुत अच्छी है। तो एजुकेशन लाइन के अंदर में फिर वो धीरे धीरे करके आज मेरा B.Ed कॉलेज, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल,
उसके अंदर मैं भी फार्मेसी कॉलेज मैंने इस बार अभी मैं चालू आपके किया। एजुकेशन पे आऊँगा, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। एजुकेशन से पहले मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं अमूमन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ हम मिलते हैं, हमारे मीडिया का काम है। देखिए मिनिस्ट्री के लोग तो देख ही रहे होंगे और देखेंगे भी, और नहीं तो ये बातें तो पहुंचती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट को जो है सो सशक्त उसके अंदर में होना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल का मैं काम करता हूँ, जो भी अभी जिस लेवल में काम करता हूँ, ये मटेरियल समूचा इसी स्टेटों के अंदर में ज़्यादा अवेलेबल है। अगल बगल में जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है या झारखंड के अंदर में अवेलेबल है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम ज़्यादा बनता है कि वो कैसे इसको लाइन अप कर सके और कितना अच्छा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सड़कें बहुत अच्छी से अच्छी बना सकती है और रोड का काम चल भी रहा है और अच्छे से अच्छा। तो व्यापारी को और क्या चाहिए, उसको और ease करने अच्छी की जरूरत है, ट्रांसपोर्टिंग state मिल government के जाए, द्वारा भी आप आने कह रहे हैं। जाने के लिए साधन अच्छे मिल जाएं, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको सुरक्षा जिसको बोलते हैं एक मिल जाए, तो मैं समझता हूँ, और बिजली अच्छी से अच्छी मिल जाए, तो ये उससे ज़्यादा उसको कुछ चाहिए भी नहीं। पानी मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, तो इससे ज़्यादा और इंडस्ट्री वाले को कुछ नहीं चाहिए। और आपको मैं एक बात बता दूं, आज लेकिन झारखंड के अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इंडस्ट्री लगाने के अंदर में, नए लोगों के लिए भी लैंड की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, हाँ बहुत बड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो ST SC की वो शेड्यूल कास्ट और वो आदिवासी, इन लोगों की आप ज़मीनें आप नहीं परचेज कर सकते हैं। अब ये लोग पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, 1947 से हम लोग भी, हमारे फादर वगैरह भी यहीं से रह रहे हैं। अब लेकिन क्या है कि जो और उसके पहले से लोग रह रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी लैंड तो उसके अंदर में ज़रूर आ जाएगी। आप एक प्लॉट अगर बनाना चाहते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो आपका वो प्लॉट नहीं बन पाता है, क्योंकि उसके अंदर में किसी न किसी ऐसे लोगों की ज़मीन, इतने लोग उसके अंदर में आ गए हैं आरक्षण के अंदर में कि उसकी ज़मीन उसके अंदर में रहेगी ही, तो आप उसकी बाउंड्री वाल नहीं कर पाते हैं और ज़मीन परचेज करने में आपको दिक्कत होती है। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसको सॉल्व ऑब्वियसली दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पर बिजली की क्या समस्या है यहाँ पे? बिजली कितने घंटे आती है यहाँ पे? क्योंकि मैं भी नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे, जब से मैं आया हूँ मैंने 1-2 बार जाते हुए देखा है। तो बिजली की क्या समस्या है यहाँ पे? कितनी देर बिजली जाती है दिन में? देखिए स्टेट गवर्नमेंट की जो बिजली है, ये तो दिन में कितनी बार आएगी कितनी बार जाएगी इसका तो ज़रा भरोसा कम है, फिर भी ठीक है, आती जाती है, लेकिन आती है। लेकिन जो हम लोगों को यहाँ पर लाइन मिली हुई है, शायद हम सौभाग्य से आज गिरिडीह जो ये लोह नगरी बनते जा रही है, इसके अंदर में बिजली का भी बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि गिरिडीह में जो लाइन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये इसकी लाइन संयोग से ये हमारे कमांड एरिया में हम लोग उसके अंदर में पढ़ते हैं, वो लाइन यहाँ पर आई हुई है गिरिडीह के अंदर में, और वो लाइन हम लोगों को डायरेक्ट मिलती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन है, वो हम लोगों की पेमेंट भी आजकल कत्ते में जमा होती है, इसकी बिजली बिल भी हम लोग कत्ते में जमा होती है। स्टेट गवर्नमेंट की लाइन से ये ऑफिस में बैठे हैं, तो ये लाइन से हम लोगों को जो है सो स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ लेनी पड़ती है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के अंदर में वो लाइन इतनी अच्छी लाइन है कि और सस्ती भी है और अच्छी भी है। मैं दोनों तारीफ ये अगर स्टेट गवर्नमेंट के लोग देख रहे हैं, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि बिजली की जो समस्या है किसी भी इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो उन्होंने बताया कि लैंड एक्वायर करना है तो उसमें क्या, आई एम श्योर ये शो आप देख रहे होंगे आज स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग, और हम भी कोशिश करेंगे कि ये बात को जरूर पहुँचाएँ। बट मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कि आपके स्टील से बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, डैम बने हैं, पुल्स बने हैं, जब आप पलट के जब जाते हैं कभी देखते हैं कि ये बिल्डिंग मेरे मटेरियल से बनी है, कभी कोई कुछ बाहर के ग्राफिक्स आर्टिस्ट लेता है, कोई मोशन से बनाता है, बट आपके कमर्शियल्स में आप ही ब्रांड एम्बेसडर हैं जी, और आपको देख के लोग बोलते हैं कि ये सरदार जी खड़े हैं तो मतलब क्वालिटी है। तो ये मन में थॉट कैसा है कि आप ही इसमें ब्रांड एम्बेसडर बने और आपके द्वारा जो विश्वास आता है लोगों को, ये थॉट आपके दिमाग में कब डेवलप हुआ? ये किसका आइडिया था? ये आइडिया जो है, देखिए मैंने तो देखा ही है किसी न किसी का, जैसे वो आप एक MDH मसाले वाले भी जो हैं महाजन जी को आपने देखा, वो उनको वो भी खुद ही करते थे काम को। जी। और एक बात तो मैंने आपको पहले भी बताया कि देखिए अपना काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, और जितना काम आप खुद अपने काम को जितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपका कोई भी आदमी, दूसरा आदमी आपके मुकाबले में आपका काम आपकी तसल्ली के हिसाब से नहीं कर पाता है। जैसे कि हम एक न्यूज़ चैनल हैं भारत 24, हमारा नारा भी है जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24, बट ज़्यादातर जितने भी मैंने TMT कैटेगरी के जो देखे हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब अपना भरोसा न्यूज़ चैनल्स पे ही करती हैं।
एडवर्टाइजमेंट देने की बात आती है जहाँ तक, और आपका भी अमूमन जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़ चैनल में देखा है, तो न्यूज़ चैनल के प्रति आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे आता है आपके दिमाग में कि हमें न्यूज़ चैनल के साथ ही रहना है? जितने भी स्टिल के प्लेयर्स हैं, ये थॉट और स्ट्रेटजी कहाँ से आपके दिमाग में है कि हमें न्यूज़ चैनल में ही एडवर्टाइज करना है ज़्यादा? देखिए, न्यूज़ चैनल तो सबसे इसके अंदर में खास गुण क्या है न्यूज़ चैनल के अंदर में, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, ये आप भी जान रहे हो, और समय के साथ में परिवर्तन इंसान का नियम है। जो समय के साथ में परिवर्तन नहीं होगा, समय उसको पीछे छोड़ देगा। एग्री। ठीक है, तो ये तो सभी दुनिया जानती है कि आज यहाँ से जो चीज़ आप दिखलाते हैं, जहाँ पर मेरा माल नहीं पहुँचता है वहाँ भी मेरा माल, मेरी आवाज़ पहुँच जाती है। ये कम बड़ी बात है, उपलब्धि है आज के युग के अंदर में। तो इससे अच्छा साधन तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। हर्डल्स के तौर पे क्या होता है कि आपको 2022 में जो आपको रेट पड़ी आपके बिजनेस में, आई थिंक वो एक आपके लिए सेटबैक रहा, तो उसके बारे में आपको लगता है, उससे ये सब चीज़ों से क्या लगता है कि स्टेप पीछे होते हैं जीवन में? नहीं, देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, आज 50 साल हो गए इसके अंदर में काम करते हुए। मेरे को समय रहते हुए, पहले तो जब मैं छोटा था तब तक तो फादर टेंशन लेती होंगे जब मैं काम करता था, मैं सीधी बात, मैं बहुत उसी मिजाज का रहा। वेरी ट्रू। शायद उसी वजह से आज मैं निरोग हूँ और आज मेरे को इतनी सी भी कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं है और मेरे को कोई तरह की आदत बोल के नहीं है। तो ये ऊपर वाले की देन है, या समझिए हमारे लिए भी अच्छी बात है। तो मेरे को टेंशन कभी नहीं हुई और कभी मेरे को नहीं लगा। और जब ये बोलते हैं इनकम टैक्स की रेट हुई है, फलानी हुई, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये दुनियादारी है, ये होगी, इसको आप नहीं रोक सकते। पार्ट ऑफ द बिजनेस। सिर्फ मेरे को सेटबैक लगा सिर्फ यहाँ से, जब मैं गुवाहाटी गया और जब गुवाहाटी से मेरी पार्टनरशिप के अंदर में उलझन हुई और मैं बिल्कुल खाली हाथ मेरे को जब वापस लौटना पड़ा, वो मेरे जीवन का एक मैंने टर्निंग पॉइंट बना। और उस समय मेरे को चोट लगी कि मैं अपने जीवन में काम करते करते, आज उस समय मैं अधेड़ अवस्था में आ चुका, मैंने 50% में आ चुका था। तो 2000 में गया था तो 20-25 साल 26 साल काम कर चुका था, और आज 26 साल के बाद में फिर मुझे मैं खाली हाथ, या 30 साल के बाद में मैं खाली हाथ आ गया। आज बच्चे बड़े हो गए, लाइबिलिटियाँ इतनी बढ़ गई, और आज मैं इनकी शादियां करूंगा, ये कुछ ये करेंगे, और अब फिर मैं खाली हाथ। तो वो उस समय मेरे को एक बार जीवन में टेंशन हुई है, नहीं तो जीवन में टेंशन मैंने कभी महसूस नहीं की। बट एक सलूजा जी आपको बताऊं, उसमें आपने एक बेहतरीन बात कही मुझे कि हो सकता है कि शायद आप खाली हाथ आए, बट उस खाली हाथ में आपने बहुत सारे रिलेशन मुट्ठी में बांध के आए, और यही कारण था कि जब आपने सेटअप करने की कोशिश करी तो गिरिडीह से जो आपको बैंक लोन नहीं दे रहे थे, आपको गुवाहाटी से लोन मिला। ये आपकी गुडविल थी। आई थिंक गुडविल ने ही आपको जहां पहुंचाया। आज आप वहाँ लोगों का साथ रहा आपके साथ। जी। अब खैर इस मोमेंट को और लाइट करते हुए अपन रैपिड फायर राउंड आपके साथ लेंगे। आपका इंडिया में फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? लेकिन ज़्यादातर मैं घूमता हूँ, जैसे कुल्लू मनाली वगैरह, वो एरिया हमारे को बहुत पसंद है। इंडिया के बाद में मैं सबसे पहले फॉरेन गया था ना, तो मैं जर्मनी गया था। अच्छा, वो मेरे को बहुत अच्छा जर्मनी। आपका फेवरेट खाना कौन सा है सलूजा साहब? खाना क्या से पसंद है आपको? फेवरेट खाना? हाँ। फेवरेट खाना बहुत सादा, सब्जी रोटी तरकारी, ये बड़े, मैं नॉनवेज बहुत कम पसंद करने वाला। घर का खाना जो भी हो अच्छा। या हल्का खाना, जो लाइट खाना मैं घर में खाता हूँ, वो मेरे को। अब आप फ्री समय में क्या करना पसंद करते हैं? जब आप फ्री होते हैं, जब आप फ्री हैं काम से, तो क्या करना? मैं अपने परिवार के साथ बैठना पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। एक कोई अधूरी इच्छा आपकी? अंदरूनी कोई इच्छा नहीं, बहुत खुश हूँ अपने परिवार से। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और मैं जो चाहता था कि जिस प्रकार के मेरे बच्चे निकले, शायद उससे भी अच्छे ही निकले, बहुत अच्छे। तो आज आपको जाते जाते आपसे आखिरी एक मैसेज लेना चाहेंगे। आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, लाइव हम बैठे हैं अभी, तो आप आज के जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो यंग जनरेशन को क्या एक लाइन का मैसेज देना चाहेंगे? एक लाइन का मैसेज ये देना मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत से जी मत चुराइए, और एक दिन के अंदर में कभी भी कोई काम नहीं होता है, हर चीज़ के लिए समय लगता है। आप अपनी मेहनत ईमानदारी लगन से करते रहिए, निश्चित आपको भी सफलता मिलेगी। और जहाँ पर आज मैं पहुँचा हूँ, आप भी इससे आगे भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ज़्यादा दिमाग खुले हुए हैं, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे आ गए हैं। आप भी उस मंजिल पर पहुँचेंगे, थोड़ा समय आपको देना होगा। समय लगता है। फटाफट मैगी के जैसा आप चाहेंगे 2 मिनट में तैयार हो जाए खाने वाली, तो आपकी पौष्टिकता नहीं रहेगी उसके अंदर में, और आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आज की जनरेशन के अंदर पेशेंस नहीं है। वो पेशेंस चाहिए उसके अंदर में, जो चाहिए ना स्ट्रगल करने की कैपेसिटी, रास्ता खुद ब खुद आपको मिलेगा। बहुत रास्ते हैं आज हिंदुस्तान के अंदर में काम करने के लिए, काम की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि हम आज अमरजीत सलूजा की कहानी जानने आए थे। वो कहानी उस जिद की थी, उस मजबूती की थी
जो आज पूरे देश का निर्माण करने में भी काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।